नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड वैक्सीनेशन पर सरकार का बड़ा फैसला। 1 मार्च से देश भर में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और अन्य बीमारी से पीड़ित 45 साल के ऊपर के लोगों को लगाया जाएगा टीका। 10,000 सरकारी केंद्रों में मुफ्त और 20,000 निजी चिकित्सा केंद्रों में तय दाम पर लगेगी वैक्सीन। केंद्रीय कैबिनेट ने लैपटॉप, टैबलेट, पीसी और सर्वर समेत आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। कंपनियों को 4 साल में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मिलेगा वित्तीय प्रोत्साहन। दवा निर्माता कंपनियों के लिए भी पीआईएल योजना का फैसला। सभी लोगों का जीवन स्तर सुधारना और बेवजह सरकारी दखल कम करना हमारी सरकार का प्रयास। बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी सेमिनार में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, विकास के लिए बजट में प्राइवेट सेक्टर की मजबूत साझेदारी पर दिया ध्यान। लद्दाख सीमा विवाद में चीन के साथ समझौते में राष्ट्रहित रहा सर्वोपरि। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों और सेना की भूमिका पर वेबिनार में कही बात। आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल को बताया वक्त की जरूरत। प्राइवेट बैंकों को सरकारी सेवाएं देने की मिली इजाजत। ग्राहक टैक्स, राजस्व, पेंशन और छोटी बचत के लिए निजी बैंकों की ले सकेंगे सेवाएं। बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने और कामकाज का स्तर ऊंचा उठने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 3 अहम फैसले हुए और एक विषय पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने आईटी, हार्डवेयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने कोरोना टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण को भी हरी झंडी दे दी। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत को मंजूरी दी है। 1 मार्च से 60 से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना से बचाव का टीका लगाया जाएगा। साथ ही 45 वर्ष से ऊपर जिन्हें कोई अन्य बीमारी है, ऐसे लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू होगा। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के अगले चरण में देश भर में 10,000 सरकारी केंद्रों में टीका मुफ्त लगेगा, जबकि करीब 20,000 निजी चिकित्सा केंद्रों में इसके लिए शुल्क देना होगा। शुल्क के निर्धारण के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय संबंधित पक्षों से बात कर फैसला लेगी। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में मेडिकल उपकरणों के बाद दवा निर्माताओं के लिए भी वित्त वर्ष 2020-21 से
2028-29 की अवधि में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना को मंजूरी दी है। इस योजना से औषधीय क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। इस योजना से घरेलू निर्माताओं को लाभ मिलेगा, रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बड़े पैमाने पर दवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। क्षेत्र के विकास से 1 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। योजना में भारत में पंजीकृत औषधीय वस्तुओं के निर्माताओं को उनके वैश्विक उत्पादन राजस्व के आधार पर 3 समूहों में रखा जाएगा। योजना के अंतर्गत श्रेणी 1 और श्रेणी 2 उत्पादों के लिए उत्पादन के पहले 4 सालों में प्रोत्साहन की दर वृद्धि संबंधी बिक्री मूल्य का 10%, 5वें साल के लिए 8% और छठे वर्ष के लिए 6% होगी, जबकि श्रेणी 3 उत्पादों के लिए उत्पादन के पहले 4 वर्षों में प्रोत्साहन की दर 5%, 5वें वर्ष के लिए 4% और छठे वर्ष के लिए 3% होगी। ग्रुप ए को हम 11,000 करोड़ रुपया देंगे इस स्कीम में। कंपनीज कंप्राइजिंग ग्रुप ए, दैट मीन्स 5,000 करोड़ above, will get 11,000 crores. Group B will get 2,250 crores and Group C will get 1,750 crores. ये हमने इसको बताया है। और उसके बाद हम कैटेगरी 1 में फार्मास्यूटिकल, कॉम्प्लेक्स जेनरिक ड्रग, पेटेंट ड्रग्स, सेल बेस्ड थेरेपी ड्रग्स इत्यादि को प्रमोट करेंगे। और ग्रुप 2 में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, की स्टार्टिंग मटेरियल को, ड्रग इंटरमीडिएट्स को, और फिर ग्रुप डी में हम ग्रुप 3 में ऑटो इम्यून ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स एक्सेट्रा, ये पूरा इसका डिटेल्स है। तो इसकी पूरी कोशिश है कि भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना, और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाकर इसको हमें आगे बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है। योजना में आईटी हार्डवेयर के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के दायरे में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी और सर्वर उत्पादन को शामिल किया गया है। पात्र कंपनियों को 4 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया गया है। लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन पीसी एंड सर्वर्स में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की एक योजना लेकर के हम आए हैं। तो ये पूरा एक ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। मोबाइल फोन है, उसके कंपोनेंट्स हैं, पीसीबी है, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं। हमारा विश्वास है कि आने वाले 5 वर्षों में हम 10 लाख करोड़ का निर्माण करेंगे, 7 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करेंगे और लगभग 8-9 लाख लोग को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नौकरी देंगे। और इससे आईटी हार्डवेयर निर्माण से जुड़ी 5 प्रमुख वैश्विक कंपनियों और 10 घरेलू कंपनियों को लाभ मिलने की संभावना है। हम 5 जो लार्ज कंपनी है जो बनाती हैं, जो 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करते हैं, लैपटॉप में, आपके टैबलेट्स में, आईपैड वगैरह में, उनको हम हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। और इंडियन कंपनी को भी हम बनाना चाहते हैं नेशनली चैंपियन। हमारा उद्देश्य है कि हम इसमें टोटल प्रोडक्शन आने वाले 5 वर्षों में 3,26,000 करोड़ का होगा। 2,45,000 करोड़ रुपए का ये आपका एक्सपोर्ट होगा। और अभी आईटी हार्डवेयर का देश में जो वैल्यू एडिशन है वो 5 to 10% है। ये आने वाले 5 वर्षों में बढ़कर 20 से 25% हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिवेश के संबंध में बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन पर हुए वेबिनार को आज संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आम बजट ने भारत को फिर से हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर ले जाने के लिए स्पष्ट रोड मैप सामने रखा है और देश के विकास में प्राइवेट सेक्टर के मजबूत योगदान पर भी फोकस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय की जरूरत है। सरकार खुद उपक्रम चलाने की बजाय देश के एंटरप्राइजेस और कारोबार को पूरा समर्थन दे। जब देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुरू किए गए थे तब समय अलग था और देश की जरूरतें भी अलग थीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 4 रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर सभी सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस बजट में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए जिस नई पॉलिसी की घोषणा की गई है उसमें भी हमारा यह इरादा साफ साफ दिखता है। इस बजट ने भारत को फिर से हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ले जाने के लिए स्पष्ट रोडमैप सामने रखा है। बजट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मजबूत पार्टनरशिप पर भी फोकस है। बजट में पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के स्कोप और टारगेट्स को क्लैरिटी के साथ सामने रखा गया है। डिसइन्वेस्टमेंट और एसेट मोनेटाइजेशन इसका एक अहम पहलू है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतियों में सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बीते सालों में सरकार ने भारत को बिजनेस के लिए एक अहम डेस्टिनेशन बनाने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए हैं। आज भारत वन मार्केट वन टैक्स सिस्टम से जुड़ा है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश, बेहतर प्रणाली और रोजगार के अवसर लेकर आता है। सरकार जिस मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है वो है मॉनेटाइज और मॉडर्नाइज। जब सरकार मॉनेटाइज करती है तो उस स्थान को देश का प्राइवेट सेक्टर भरता है। प्राइवेट सेक्टर अपने साथ निवेश भी लाता है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी लाता है, टॉप क्वालिटी का मैन पावर लगाता है, मैनेजमेंट में बदलाव लाता है। इससे चीजें और मॉडर्नाइज होती हैं, पूरे सेक्टर में आधुनिकता आती है, सेक्टर का तेजी से विस्तार होता है और जॉब के नए अवसर भी पैदा होते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अभिन्न अंग बन गए हैं। योजना के पूरे होने पर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव आया है और वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पीएम किसान निधि की लॉन्चिंग को आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। अन्नदाताओं के कल्याण को समर्पित इस योजना से करोड़ों किसान भाई बहनों के जीवन में जो बदलाव आए हैं उससे हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। पीएम किसान योजना के 2 साल पूरे होने पर देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश को योजना को तेजी से लागू करने और अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं कर्नाटक और महाराष्ट्र को तेजी के साथ आधार और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी सम्मानित किया गया। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ हुआ था। यह दिन देश के इतिहास में और कृषि और किसान के इतिहास में आने वाले कल में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मील के पत्थर के रूप में इस दिन को लोग याद करेंगे। पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में आज ही के दिन हुई थी। इसके तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6,000 रुपये जमा कराती है। सरकार ये राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे किसानों के खाते में डालती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त जारी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 36वीं प्रगति बैठक की
अध्यक्षता की इस बैठक में 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें सड़क, परिवहन, रेल, ऊर्जा, पेट्रोलियम और गृह मंत्रालय से संबंधित योजनाओं की समीक्षा शामिल थी। प्रधानमंत्री ने कुछ परियोजनाओं में देरी पर चिंता जताई और संबंधित अधिकारियों से मिशन मोड में काम करने को कहा। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज अहमदाबाद के मोटेरा में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इस क्रिकेट स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक बैठ सकेंगे। ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद के साबरमती में स्थित मोटेरा स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। इसके साथ ही राष्ट्रपति के कर कमलों से सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव का भूमि पूजन भी हुआ। राष्ट्रपति ने इसे देश के लिए गर्व का अवसर बताया। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन की गोल्ड रेटिंग से युक्त यह स्टेडियम इको फ्रेंडली विकास का एक अच्छा उदाहरण भी है। यह स्टेडियम विश्व पटल पर अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले आज के भारत की आकांक्षाओं और क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। समारोह में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि मोटेरा में नवनिर्मित विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी स्टेडियम में ऐसी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा नहीं है जो इस स्टेडियम में उपलब्ध कराया गया है। और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट्स सिटी के रूप में उभरता नया शहर बन गया है। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, अब गुजरात टॉप 5 में है आज का दिन में। पहले जैसे नहीं है, गुजरात 1, 2, 3, 4, 5 में अभी खड़ा है। भारत देश में अहमदाबाद एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसको हम वास्तविकता में एक स्पोर्ट्स सिटी कह सकते हैं। इसको खेल का शहर हम कह सकते हैं। जब 2016 में मोटेरा स्टेडियम को ध्वस्त किया गया था तो मोटेरा स्टेडियम में 54,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता थी। नए क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जनवरी 2018 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से एक नए और आधुनिक स्टेडियम के निर्माण के लिए किया गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब 1,32,000 की दर्शकों की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। केंद्र सरकार ने पुदुचेरी की विधानसभा को भंग करने के राज्यपाल की सिफारिश को मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पुदुचेरी की विधानसभा भंग हो जाएगी। नारायणसामी ने इस्तीफा दिया और किसी ने सरकार स्थापना का दावा भी नहीं किया। इसलिए राज्यपाल महोदय ने आर्टिकल 239 read with section 51 of UT Act, यूनियन टेरिटरीज एक्ट, उन्होंने असेंबली के सस्पेंशन का सिफारिश की। आज इस सिफारिश को कैबिनेट ने मंजूरी दी
और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद वहाँ की असेंबली डिसॉल्व होगी। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करने वाले बयान की निंदा की है। अमेठी के सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी प्रदेशों के बीच में फूट डालने की राजनीति कर रहे हैं। वहीं इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा था कि राहुल गांधी दक्षिण में उत्तर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनकी फूट डालो और राज करो की राजनीति काम नहीं करने वाली है। लोगों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कल तिरुवनंतपुरम में कहा कि जब वो उत्तर भारत से सांसद थे तो उन्हें एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी और केरल आना उनके लिए ताजगी भरा रहा। राहुल गांधी ने कहा था कि यहाँ के लोग गहराई से मुद्दों में दिलचस्पी लेते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच बीजेपी ने उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा इलाके में बंगाल पुलिस पर परिवर्तन यात्रा रोकने का आरोप लगाया है। परिवर्तन यात्रा रोके जाने के खिलाफ बीजेपी नेता और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेता धरने पर बैठ गए। बीजेपी नेताओं की मांग थी कि परिवर्तन यात्रा पहले से निर्धारित मार्ग से ही गुजरे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा उत्तर 24 परगना के कांचरापाड़ा इलाके के कापा मोड़ से गुजर रही थी। उसी समय पुलिस ने यात्रा को रोक दिया और रास्ते में बैरिकेड खड़ा कर दिया। और उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र जारी है और इसी बीच आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। विपक्ष ने इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। विधेयक में गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। नाम और धर्म छिपाकर शादी करने, सामूहिक रूप से अवैध धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक कानून बनने के बाद अध्यादेश की जगह लेगा। और देश के कुछ राज्यों में सक्रिय मामलों में वृद्धि के बाद केंद्र ने इन राज्यों में उच्च स्तरीय टीम की नियुक्ति की है। सरकार की ओर से महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में उच्च स्तरीय टीम भेजी गई। टीम कोरोना के बढ़ते मामलों का पता लगाएगी, साथ ही RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने और कोविड-19 के प्रसार को कम करने का काम करेगी। वहीं देश में कोविड से स्वस्थ होने की जो दर है वो 97.25% हो गई है। मंगलवार को 14,037 लोग कोविड से ठीक हुए थे। इसके साथ ही अब तक 1,07,00,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को देश भर में 13,742 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे कोविड मामलों की कुल संख्या 1,10,30,176 हो गई। फिलहाल देश में 1,47,000 के करीब सक्रिय मामले हैं। वहीं देश के 6 राज्यों में सक्रिय मामलों में वृद्धि के बाद से दिल्ली सरकार ने कुछ राज्यों के यात्रियों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब के यात्रियों को 26 फरवरी से 15 मार्च तक दिल्ली में प्रवेश करने के लिए नेगेटिव कोविड टेस्ट रिपोर्ट की जरूरत होगी। भारत सरकार की ओर से श्रीलंका सहित 7 अन्य देशों भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स, अफगानिस्तान और मॉरिशस को अनुदान सहायता के तहत कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराए गए हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए भारत का आभार जताया। अशरफ गनी ने कहा कि भारत ने महत्वपूर्ण समय में वैक्सीन दी है। इससे बड़ा तोहफा अफगानिस्तान के लिए दूसरा नहीं हो सकता। भारत की ओर से अफगानिस्तान को 5 लाख वैक्सीन की डोज मुहैया कराई गई है। वहीं पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन ने भी भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देशों में सबसे पहले उन्हें वैक्सीन मुहैया कराया गया। इससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो सका है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई और उनके पनाहगारों को नष्ट करने के लिए कहने को कहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के स्थायी मिशन की द्वितीय सचिव सीमा पुजानी ने आज जवाब देने के अधिकार के तहत ये मांग की। उन्होंने पाकिस्तान के अलावा तुर्की और
OIC को भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कड़ी फटकार लगाई। इन तीनों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की विशेष बैठक में भारत पर जम्मू कश्मीर के मामले में बेबुनियाद टिप्पणी की थी। भारतीय राजनयिक पुजारी ने उदाहरण देते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को भी पाकिस्तान पनाह देता है। OIC के बारे में उन्होंने कहा कि उसे पाकिस्तान के झांसे में नहीं आना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो कि तथ्य से परे हैं। थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने LAC के हालात पर बोलते हुए साफ तौर पे कहा कि सीमा पर हालात पहले से बेहतर हैं, हालांकि अभी डी-एस्केलेशन होना बाकी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का रिश्ता वैसा ही होगा जैसा भारत चाहेगा। थल सेना प्रमुख ने बताया कि जो भी समाधान हुए हैं उनमें अपने हितों को ध्यान में रखा गया है। Whatever we did as a government, as a nation, has shown that the resolve that we have in maintaining our interests foremost. And I think with this whole of government approach, our relations with China will remain on I won't say on an even keel, but our relations with China would develop along the path or route that we wish it to develop as थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे आज राजधानी दिल्ली में आयोजित एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। थल सेना प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर में घुसपैठ, आतंक और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं पर लगाम लगाई जा चुकी हैं। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और स्थिरता स्थापित करने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा कि सेना तकनीक पर खासा जोर दे रही है। और अब निजी क्षेत्र के बैंकों को भी सरकारी सेवाओं से संबंधित लेन देन करने की सुविधा दी गई है। वित्तीय सेवा विभाग की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अब निजी क्षेत्र के बैंक टैक्स और दूसरे राजस्व भुगतान की सेवाएं, सरकारी पेंशन का भुगतान और छोटी बचत जैसी सेवाएं दे सकेंगे। इस तरह की सहूलियत अब तक सरकारी बैंक या चुनिंदा प्राइवेट बैंक को ही थी। सरकार का मानना है कि इस कदम के बाद से ग्राहकों को फायदा होगा, बैंकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कामकाज का स्तर भी ऊंचा होगा। सरकार ने इस फैसले के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित कर दिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।